देखिएगा, हेडिंग है हमारे पास, बाय करेंसी फ्यूचर वर्सेस सेल करेंसी फ्यूचर। इसमें लिखेंगे पहले एक लाइन, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाय फ्यूचर्स और सेल फ्यूचर्स, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाय फ्यूचर्स एंड सेल फ्यूचर इज डिपेंडेंट ऑन अंडरलाइंग करेंसी। यानी जिस करेंसी में लॉट साइज गिवन है, उसी करेंसी के आधार पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बाय करेंसी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करना है या आपको सेल करेंसी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करना है। इफ वी हैव टू परचेज अगर मुझे अंडरलाइंग करेंसी को परचेज करना है तो मैं बाय फ्यूचर लूंगा। तो मैं बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इफ वी हैव टू सेल करेंसी, यानी अगर मुझे उस लॉट साइज वाली करेंसी को बेचना है तो मैं सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। कैसे, देखिएगा। एग्जाम्पल, मिस्टर जे import goods worth pound 40,000 the payment of which is to be made in 4 month time। मिस्टर जे जिन्होंने 40,000 पाउंड का गुड्स परचेज किया है, इंपोर्ट किया है, उसका पेमेंट इन्हें 4 मंथ बाद करना है। लॉट साइज दे रखा है पाउंड 4,000।
आइडेंटिफाई द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी एंटर्ड। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम करें। तो देखिएगा कैसे समझा जाता है ट्रांजैक्शन को। मिस्टर जे जो हैं उन्होंने गुड्स इंपोर्ट किया है 40,000 पाउंड का। इसका मतलब मिस्टर जे को पाउंड में क्या करना है, पेमेंट करना है। सोचने का तरीका देखो एग्जांपल से, मिस्टर जे को पेमेंट करना है पाउंड में, तो इसका मतलब मिस्टर जे को पाउंड खरीदने पड़ेंगे। अगर मिस्टर जे को पेमेंट करना है तो इसका मतलब मिस्टर जे को पाउंड खरीदने पड़ेंगे। यहां तक रुको, लेकिन अब चेक करो लॉट साइज किस करेंसी में है। तो लॉट साइज पाउंड में है, इसका मतलब आप मार्केट में केवल पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। लॉट साइज पाउंड में है, इसका मतलब आप आसानी से पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। और पाउंड को पे करने के लिए मुझे पाउंड खरीदना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिस्टर जे शुड एंटर इनटू बाय पाउंड फ्यूचर। बोलो आया क्या बात, पॉइंट समझ में। हमेशा बाय और सेल उस करेंसी की तरफ से ही देखना है जिसमें लॉट साइज गिवन है। तो यहां पर लॉट साइज पाउंड में था तो कॉन्ट्रैक्ट पाउंड का लूंगा। अब मुझे पाउंड को क्या करना है, अगर मैंने इंपोर्ट किया है तो मुझे पाउंड में पेमेंट करना है, तो मुझे पाउंड परचेस करने पड़ेंगे। तो मैं इमीडिएटली पाउंड का बाय फ्यूचर ले लूंगा। देखिए मिस्टर पी इंपोर्ट गुड्स $4 लाख। द पेमेंट ऑफ विच is to be made in 3 months time। मिस्टर पी ने $4 लाख का गुड्स इंपोर्ट किया है, जिसका पेमेंट उन्हें 3 महीने बाद करना है। लॉट साइज ₹40,000। आइडेंटिफाई द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है। समझिएगा, लॉट साइज किसमें गिवन है, रुपी में। यानी मार्केट में केवल और केवल रुपी का ही कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है।
अब जरा अपने ट्रांजैक्शन को देखते हैं। मिस्टर पी ने गुड्स इंपोर्ट किया है, तो मिस्टर पी को डॉलर में पेमेंट करना है। अगर मिस्टर पी को डॉलर में पेमेंट करना है तो पी को डॉलर क्या करने पड़ेंगे, परचेस करने पड़ेंगे। यहां तक बात समझ आ गई। मिस्टर पी को अगर डॉलर में पेमेंट करना है तो मिस्टर पी को डॉलर खरीदने पड़ेंगे। लेकिन एक समस्या आ गई, डॉलर का तो कॉन्ट्रैक्ट ही अवेलेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट रूपी का अवेलेबल है। तो अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को सोचने का तरीका चेंज कर दूंगा। यानी मैं ये बोलूंगा कि मुझे डॉलर खरीदने हैं, तो इसका मतलब मुझे रूपी को बेचना है। कॉन्ट्रैक्ट केवल और केवल लॉट साइज वाली करेंसी का ही मिलेगा। मुझे पेमेंट डॉलर में करना है, तो मुझे डॉलर खरीदने हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉलर खरीद नहीं सकता क्योंकि लॉट साइज रुपी में है। तो मुझे इसी बात को रुपी टर्म्स में सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे डॉलर खरीदना है, इसका मतलब मुझे रुपी को बेचना है। तो रुपी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा क्योंकि मेरे पास लॉट साइज रुपी करेंसी में अवेलेबल है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, रुपी फ्यूचर सेल कर दूंगा। मिस्टर पी शुड एंटर इनटू रुपी सेल फ्यूचर। बताइए, दोनों एग्जाम्पल से पॉइंट समझ में आया? आपको कभी भी अगर बाय फ्यूचर या सेल फ्यूचर कुछ भी देखना है, वो हमेशा अंडरलाइन करेंसी, यानी जिस करेंसी में लॉट साइज अवेलेबल है उसी करेंसी के रेस्पेक्ट में सोचना है। फिर आपको अपने ट्रांजैक्शन को चेंज करना पड़ सकता है। लिखें पॉइंट नंबर 7। हाउ टू यूज करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर हेजिंग पर्पस। फॉर हेजिंग पर्पस। हाउ टू यूज करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर हेजिंग पर्पस। यानी अब मैं अपने आप को हेज करने के लिए, यानी अपनी किसी भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से मैं क्या करना चाहता हूं, अपने आप को हेज करना चाहता हूं बाय यूजिंग करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बाय यूजिंग करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं किस तरह से अपने आप को हेज करूंगा, ये अब हमें समझना है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर उससे हम स्टेप्स बनाएंगे। बस वही हमारे पास हेजिंग का पर्पस बनेगा। आइए लिखेंगे एग्जांपल। एग्जांपल, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स वर्थ $1,20,000। रिसीवेबल
इसको ऐसे लिख लो, रिसीवेबल ऑन 15 अप्रैल 2022। 15 अप्रैल 2022 को इस ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में मिस्टर ए को डॉलर मिलने वाले हैं। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज 1 जनवरी 2022। स्पॉट रेट $1 बराबर ₹50.85/92। मिस्टर ए wants to hedge its receivables Mr. A wants to hedge its receivables through future contract through future contract। अप्रैल फ्यूचर एट $50.75 पर डॉलर। मई फ्यूचर एट 50.70 पर डॉलर। दो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, अप्रैल फ्यूचर और मई फ्यूचर। लॉट साइज $12,000। लॉट साइज दिया हुआ है आपको $12,000 का। ऑन 15 अप्रैल फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइसेस आर अप्रैल फ्यूचर 50.82 पर डॉलर। मई फ्यूचर 50.75 पर डॉलर।
स्पॉट रेट $1 बराबर 50 पॉइंट 50.78। ये डेटा आपको 15 अप्रैल के दिया हुआ है। एक्सप्लेन हाउ मिस्टर ए कैन यूज करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग पर्पस। फॉर हेजिंग पर्पस, ये एक एग्जांपल लिख लीजिए आप। अब हम इस एग्जाम्पल को करेंगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर धीरे धीरे और सिचुएशंस पर बात करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने लिया है करेंसी फ्यूचर हेजिंग का। बताएं सभी ने लिख लिया क्या? आइएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जरा अपनी सारी जो डेट्स हैं, 3 डेट मैंने आपको बताई थी करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पहले डेटा उतार लो। यहां है 1 जनवरी 2022, यहां आएगी 15 अप्रैल 2022, और यहां होगी 30 अप्रैल 2022। हालांकि ये मैं बाद में भी बना सकता हूं, डेटा मैं लिख लूंगा, रीजन बीइंग मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आइए सबसे पहले लिखे, इनके यहां पर जगह छोड़ दें थोड़ी सी। स्टेप 1, आपको अगर कभी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की हेजिंग करनी है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से हेजिंग करनी है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करनी पड़ेगा। सबसे पहली स्टेप है, लिखे आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग करेंसी ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या करूंगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अंडरलाइंग करेंसी को पहचानूंगा। the currency in which the currency in which lot size is given is known as
ये लीजिए, ये मेरी पहली स्टेप बनेगी, ये मेरी पहली स्टेप बनेगी। सबसे पहले अगर मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और वो करेंसी ढूंढो जिस करेंसी में लॉट साइज गिवन है, और वो करेंसी आपकी क्या बन जाएगी, अंडरलाइन करेंसी बन जाएगी। आओ जरा अपन ऊपर देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए, आपको लॉट साइज कौन सी करेंसी में गिवन है। तो हमें यहां दिखाई दे गया कि लॉट साइज डॉलर में गिवन है, तो मुझे ये पता लग गया कि मेरी अंडरलाइन करेंसी डॉलर है, तो मैंने यहां आंसर लिख दिया पहली स्टेप का। आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होगा एग्जाम में, तो आपकी पहली स्टेप बनी अंडरलाइन करेंसी इज इक्वल टू डॉलर। ठीक है ना, ये स्टेप्स तो अपन समझने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं अभी आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं है। रीजन बीइंग आपको ये स्टेप नहीं लिखनी। मेरी पहली स्टेप का आंसर हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अंडरलाइन करेंसी है मेरी डॉलर, क्योंकि मुझे याद है कि स्टेप में जो करेंसी लॉट साइज वाली करेंसी है वही क्या मानी जाएगी, मेरी अंडरलाइन करेंसी मानी जाएगी। चलिएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट that is buy future और सेल फ्यूचर। अगली स्टेप ये है, आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे बाय फ्यूचर करना है या मुझे सेल फ्यूचर करना है। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ओनली फॉर अंडरलाइन। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ओनली फॉर अंडरलाइंग। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो केवल और केवल अंडरलाइंग करेंसी के लिए होगा। इफ वी वांट टू परचेज बाय फ्यूचर। इफ वी वांट टू सेल अगर मुझे अंडरलाइन को बेचना है तो सेल फ्यूचर। लीजिए ये स्टेप भी डिफाइन हो गई हमारी। दूसरी स्टेप में आइडेंटिफाई करो कि आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है या सेल करना है, और ये डिपेंड करेगा केवल और केवल अंडरलाइन पर। आओ अब हम जरा चेक करते हैं ध्यान से सुनना बिल्कुल।
मैंने गुड्स बेचा है, मैंने गुड्स बेचा है तो इसका मतलब मुझे डॉलर रिसीव होंगे। अगर मैंने गुड्स बेचा है तो इसका मतलब मुझे डॉलर रिसीव होंगे, तो मुझे डॉलर को बेचना पड़ेगा। मेरे पास डॉलर आएंगे तो मैं डॉलर को बेचूंगा तो वो रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मुझे डॉलर को बेचना पड़ेगा। और लॉट साइज भी डॉलर में ही है, और लॉट साइज भी डॉलर में ही है, तो मैं आसानी से डॉलर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूं। कॉन्ट्रैक्ट केवल डॉलर का मिलेगा। अब चेक करो डॉलर के साथ आपको क्या करना है। तो यहां मुझे डॉलर रिसीव होंगे, तो अगर मुझे डॉलर रिसीव होंगे तो मैं डॉलर को बेचूंगा ना, तो रुपी में कन्वर्जन हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे डॉलर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि लॉट साइज डॉलर में है और मुझे रिसीव भी डॉलर ही हो रहे हैं। तो यानी मेरे पास डिफाइन हो गया सेल डॉलर फ्यूचर। दूसरा आंसर आ गया। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बताइए क्या स्टेप टू बिल्कुल क्लियर सबको? सोचना आ रहा है? कैसे सोचना है आपको? सबसे पहले मैंने अंडरलाइंग करेंसी को पहचाना, उसके बाद मैंने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पहचाना कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई द मंथ ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है? मेरे पास दो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं फ्यूचर के। मुझे अप्रैल फ्यूचर भी अवेलेबल है और मुझे मई फ्यूचर भी अवेलेबल है। तो मेरा अगला जो थॉट प्रोसेस होगा वो क्या होगा? मुझे कौन से मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है? क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बता दिया कि हमारे यहाँ पर मंथ एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ही मिलेंगे। तो अब मुझे आइडेंटिफाई करना है मंथ ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्या रूल था? जस्ट नेक्स्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट नेक्स्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट which is available after settlement date। लीजिए, इसका आंसर भी मुझे मिल गया। चलिए करें स्टार्ट। तो देखिए मैंने क्या लिखा, जस्ट नेक्स्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट विच इज अवेलेबल आफ्टर द सेटलमेंट डेट। अब हमारा ये ऊपर वाला डायग्राम काम आएगा। ये आपकी सेटलमेंट डेट है।
ये आपकी क्या है, सेटलमेंट डेट है, यानी 15 अप्रैल। अब आपके पास दो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं, अप्रैल फ्यूचर और मई फ्यूचर। और मुझे पता है कि ड्यू टू द मंथ एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, एक अप्रैल का एंड फ्यूचर है और एक मई का एंड फ्यूचर है। बताओ इस तारीख के बाद कौन सा मंथ एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आएगा जस्ट आफ्टर दी सेटलमेंट डेट? तो आपके पास अप्रैल फ्यूचर इसके बाद आएगा इमीडिएटली। तो लीजिए, मेरे पास अपनी अगली स्टेप का आंसर भी आ गया। मंथ ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अप्रैल फ्यूचर। लीजिए, दिस इज अवर स्टेप नंबर 3। सबसे पहले हमने अंडरलाइन करेंसी पहचानी, उसके बाद हमने ये देखा कि बाय करना है या सेल करना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, और उसके बाद हमने उसका मंथ आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ स्टेप नंबर 4। कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टेकन फॉर हेजिंग पर्पस। आइएगा, अब आपसे पूछा है, अगला जो स्टेप में हमें निकालना है, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें लेने पड़ेंगे ताकि हम अपने ट्रांजैक्शन को हेज कर पाए। तो लिखो, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपोजर अमाउंट डिवाइडेड बाय लॉट साइज। जितना आपका एक्सपोजर अमाउंट है, जितना आपका जो भी रिसीवेबल या पेबल का जो अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट, उसको डिवाइड कर देंगे एक कॉन्ट्रैक्ट में हम कितनी करेंसीज को कवर कर रहे हैं। तो इससे हमें पता लग जाएगा हमारे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहां पर कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी राउंडेड ऑफ। आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो फ्रैक्शन में अगर आता है तो आपको उसको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा टू द होल नंबर। नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी राउंडेड ऑफ टू होल नंबर्स।
और होल नंबर में कन्वर्ट करने का नॉर्मल रूल लगाओगे, यानी अगर आपके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा है तो आप आगे वाला होल नंबर ले लेना, और अगर आपके पास पॉइंट के बाद 5 से कम डिजिट है तो आप प्रीवियस वाला, पीछे वाला होल नंबर ले लेना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आए 4.68, तो हम 5 कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट आए 4.32, 5 से नीचे, तो हम 4 कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे। बट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी राउंडेड ऑफ। आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्शन में लेना अलाउ नहीं है। फ्यूचर्स के जो भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके क्या होंगे, राउंडेड ऑफ रहेंगे। पॉइंट नंबर 2, एक्सपोजर अमाउंट एंड लॉट साइज must be in same currency। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्मूले का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की करेंसी सेम होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लग सकता है, अदरवाइज नहीं लग सकता। तो ये जो एक्सपोजर अमाउंट आप ऊपर यानी न्यूमरेटर में लिख रहे हो, और जो लॉट साइज आप डिनोमिनेटर में लिख रहे हो, इनकी करेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इफ नॉट, देन एक्सपोजर अमाउंट should be converted। अगर मान लो एक्सपोजर अमाउंट अलग है और लॉट साइज की करेंसी अलग है, तो आप लॉट साइज को कन्वर्ट नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, लॉट साइज तो मार्केट ने डिसाइड कर रखा है। आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, मार्केट को थोड़ी चेंज कर दोगे। तो रूल क्या है, आप अपनी एक्सपोजर अमाउंट की करेंसी को आपको चेंज करना पड़ेगा, और उसे क्या करना पड़ेगा, और उसे लॉट साइज की करेंसी में लाना पड़ेगा। तो एक्सपोजर अमाउंट एंड लॉट साइज मस्ट बी इन सेम करेंसी। इफ नॉट, देन एक्सपोजर अमाउंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ लॉट साइज। ये लीजिए, exposure amount should be converted into currency of lot size। For conversion, rate of future contract must be considered। must be considered। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस रेट से कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन के लिए वो रेट काम में लोगे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने सेलेक्ट किया है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, यहां मेरा जो सेलेक्टेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था वो अप्रैल फ्यूचर था, तो ये जो अप्रैल फ्यूचर की रेट है, इस रेट से कन्वर्जन होगा, और कोई रेट काम में नहीं आएगी।
तो अगर आपकी करेंसीज अलग अलग हैं तो एक्सपोजर अमाउंट को कन्वर्ट करोगे, और कन्वर्जन करने के लिए जो रेट आप अप्लाई करोगे वो रेट आपकी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने सेलेक्ट किया है उस फ्यूचर की रेट पर उसे क्या किया जाएगा, कन्वर्जन किया जाएगा। बताओ क्लियर ये बिल्कुल। स्टेप नंबर 4। तो आइए अब हम अपने इस क्वेश्चन में बात करते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल लेते हैं। चेक करो, क्या एक्सपोजर अमाउंट और लॉट साइज सेम करेंसी में है? यस, यहां पर दोनों सेम करेंसी में है। एक्सपोजर अमाउंट तो है 1,20,000 डॉलर और लॉट साइज है 12,000। 10 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। ये राउंडेड ऑफ में आए, मुझे कोई कन्वर्जन नहीं करना है। ये लीजिए, दिस इज अवर स्टेप नंबर 4। मुझे ये ढूंढना है कि हेजिंग पर्पस के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे। तो हेजिंग पर्पस के लिए मुझे यहां पर 10 कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा टोटल एक्सपोजर अमाउंट 120 है और एक का जो लॉट साइज है वो 12,000 है। तो मुझे 10 कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं। दिस इज अवर स्टेप नंबर 4। यहां पर कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। द रीजन बीइंग, मेरे पास एक्सपोजर अमाउंट और लॉट साइज की जो करेंसी थी ना वो करेंसी सेम है। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, क्रिएट हेजिंग स्ट्रेटेजी। क्रिएट हेजिंग स्ट्रेटेजी। टू हेज द रिस्क। अब हम क्या करेंगे, हम हेजिंग स्ट्रेटेजी को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब हेजिंग स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं है, आपने ऊपर जो 4 स्टेप लिखी हैं उनको एक सेंटेंस बनाकर आपको यहां पर लिखना होता है, वही आपकी हेजिंग स्ट्रेटेजी कहलाती है। ये लिखना बहुत जरूरी है बस। स्ट्रेटेजी क्या बनी हमारी? कौन था ये? मिस्टर ए। मिस्टर ए एंटर इनटू 10 अप्रैल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ डॉलर। फ्यूचर डॉलर, या ऐसे लिखो सेल डॉलर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, चारों बातें आनी चाहिए जो आपने स्टेप लगाई। टू सेल डॉलर।
आपने 10 कॉन्ट्रैक्ट लिए, अप्रैल मंथ का फ्यूचर लिया, डॉलर फ्यूचर लिया है। इस सेंटेंस को आप अपनी तरफ से जोड़ तोड़ के लिख सकते हो। बात ये होती है चारों स्टेप रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। 10 कॉन्ट्रैक्ट लिए, 10 आ गया। अप्रैल फ्यूचर लिया, अप्रैल आ गया। सेल फ्यूचर लिया, सेल आ गया। जिस करेंसी का लिया वो करेंसी का नाम आ गया। ये चारों बातें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आप लैंग्वेज कैसी भी बना सकते हो। तो मिस्टर ए एंटर इनटू 10 अप्रैल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डॉलर एट रुपीज। किस रेट पर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट बेचा है? हमें अप्रैल फ्यूचर मिल रहा है 50.75 पर। तो एट 50.75, एट, ये लीजिए, दिस इज योर स्टेप नंबर 5। ये आपकी पांचवी स्टेप बन गई। हमने एक हेजिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट की और उस हेजिंग स्ट्रेटेजी को हमने लिख दिया। नाउ स्टेप नंबर 6, ऑन सेटलमेंट डेट। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑन सेटलमेंट डेट, कैलकुलेट गेन और लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऑन सेटलमेंट डेट कैलकुलेट गेन और लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऑन सेटलमेंट डेट वी मस्ट क्रिएट स्क्वायर ऑफ पोजीशन और अपोजिट पोजीशन ऑन एक्सचेंज, ऑन एक्सचेंज एंड कैलकुलेट सेटलमेंट अमाउंट, एंड कैलकुलेट कैश सेटलमेंट अमाउंट। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि कैश में सेटल्ड होगा, करेंसी नहीं आएगी इससे। तो ऑन सेटलमेंट डेट वी मस्ट क्रिएट स्क्वायर ऑफ पोजीशन और अपोजिट पोजीशन ऑन एक्सचेंज एंड कैलकुलेट कैश सेटलमेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा इसको समझना है बस आपको। हालांकि रूल बिल्कुल सिंपल है, पहले थोड़ा सा हम लॉजिक से बात करते हैं, फिर हम इसके रूल पर जाएंगे। सुनना ध्यान से। देखिएगा,
1 जनवरी 2022 को मिस्टर ए ने सेल फ्यूचर बुक किया था। सेल फ्यूचर एट कितने पर बुक किया था? 50.75 पर, रुपी पर डॉलर। क्लियर है ये बिल्कुल? 1 जनवरी को आपने एक सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था डॉलर का, ठीक है, जिस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी यहां पर थी। अप्रैल एंड पर यह कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, अप्रैल एंड तक ये कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रहेगा। अब क्या हुआ, आपको तो पेमेंट इसी दिन करना है अपने सप्लायर को। आपने जिससे माल खरीदा, ध्यान से सुनना बिल्कुल, आपने जिससे माल खरीदा वो आपसे पैसा कब मांगेगा? 15 अप्रैल के दिन। वो बोल रहा है मुझे तो पैसे 15 अप्रैल के दिन चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, आपने ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए तो किया था ना कि यार कल को पेमेंट मिलेगा ना आपको, सॉरी आप रिसीवेबल है ना आपका। हाँ, तो आपको पेमेंट कब लेना है सामने वाले से? 15 अप्रैल को। ये सेटलमेंट है आपका। ये आपकी सेटलमेंट डेट है। अब मेरी बात को सुनना, आपने इनिशियली क्या सोचकर ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि यार 15 अप्रैल को जब मुझे डॉलर मिलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि डॉलर की रेटें गिर जाएं और मुझे नुकसान हो जाए। डॉलर लगातार गिर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जिस दिन मुझे डॉलर मिलेंगे उस दिन डॉलर की रेट गिर जाएगी, तो मैंने डॉलर का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर लिया। मुझे लग रहा था, वापस सुनना, मुझे लग रहा था डॉलर सस्ता हो जाएगा, तो इसका मतलब आज जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो डॉलर महंगा चल रहा होगा। अगर मुझे डर सता रहा है कि डॉलर की रेट गिर जाएगी तो मुझे नुकसान होगा, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आज जो डॉलर की रेटें चल रही थी वो ज्यादा होंगी, तो आज के कॉन्ट्रैक्ट भी महंगे थे, इसलिए मैंने सेल फ्यूचर ले रखा था। अब सुनना, आज जब मेरा डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट ही सेटल हो जाएगा तो क्या मुझे अपनी हेजिंग को आगे रखना जरूरी है क्या? हेजिंग इसी बात को तो लेकर थी कि जब डॉलर आएंगे और डॉलर का कन्वर्जन होगा तो नुकसान ना हो जाए। अब आज तो डॉलर आ ही गए ना, तो आज डॉलर आ गए तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आज ही खत्म कर दूंगा, स्क्वायर ऑफ करके। ध्यान से सुनना, आज मैं मार्केट में डॉलर का एक और कॉन्ट्रैक्ट डाल दूंगा। आज मैं मार्केट में डॉलर का एक और कॉन्ट्रैक्ट डाल दूंगा। अब मुझे बताओ, मुझे सेल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। सेल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है उसके अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट से, यानी समझना, मैंने आज एक कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया बाय डॉलर फ्यूचर एट, आज यानी 15 तारीख को अगर मैं अप्रैल फ्यूचर की बात करूं तो 15 तारीख को अप्रैल फ्यूचर कितने का चल रहा है? अभी भी चलेगा ये, अभी चल रहा है 50.82 का, अभी चल रहा है 50.82 का। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करके आप बाहर आ जाओ, अपनी पोजीशन को कैंसिल कर दो। सेल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको क्या बताया था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, समझना बात को। सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने जैसे ही अपना एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पर बुक करवाया होगा, एक सेल पोजीशन बन गई।
अब सेम कॉन्ट्रैक्ट की आपने ही बाय पोजीशन बना ली, तो सेल कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट से मैच कर गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ये कोई जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग पर्सन ही हो, मैंने ही सेल पोजीशन बनाई, अब उस सेल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए मैंने बाय पोजीशन भी बना दी, बस रेटें चेंज हो गई, क्योंकि सेल पोजीशन इस रेट पर बनाई गई थी और बाय पोजीशन इस रेट पर बनाऊंगा, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा या सेटल्ड हो जाएगा। इसे कहते हैं स्क्वायर ऑफ पोजीशन बनाना, या कॉन्ट्रैक्ट को अपोजिट करके कैंसिल कर देना। तो अगर मेरा पहले सेल फ्यूचर था तो आज बाय फ्यूचर बनेगा, पहले बाय फ्यूचर था तो आज सेल फ्यूचर। और अप्रैल फ्यूचर क्यों? क्योंकि अभी तक अप्रैल फ्यूचर खत्म नहीं हुआ, तो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, मैं किसी भी दिन एंटर कर सकता हूं। जब तक इसकी एक्सपायरी डे नहीं आएगी तब तक मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एंटर कर सकता हूं। मैंने ये सौदा 1 तारीख को डलवा दिया था, चले आ रहा था ये सौदा, और मैंने इसको कैंसिल कर दिया 15 तारीख को। ओनली इमेजिनरी सिचुएशन है फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग, इमेजिनरी सिचुएशन फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग। अब मैंने सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस रेट पर किया है और मैंने बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस रेट पर कर लिया, इसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ कर लेना या कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करवा देना। और अप्रैल फ्यूचर ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अभी तक अप्रैल फ्यूचर खत्म नहीं हुआ है। मार्केट में 29 तारीख तक भी, अगर मान लो 30 अप्रैल लास्ट डे ऑफ द मंथ है, तो 29 तारीख तक भी मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, और 30 को भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिस दिन हम एक्चुअली में सेटल कर रहे हैं। इसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बस। यानी आपके पास एक रूल बन गया, आपको ये इतना लंबा चौड़ा नहीं ये स्क्वायर ऑफ वगैरह लिखना, आपको अगर गेन लॉस निकालना है तो एक ही रूल बनाना है। गेन लॉस निकालने के लिए स्क्वायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर होना पड़ेगा आज के दिन, और स्क्वायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपोजिट ऑफ द ओरिजिनल होगा। यानी ओरिजिनल पोजीशन और स्क्वायर ऑफ पोजीशन। अगर ओरिजिनल पोजीशन सेल फ्यूचर है, आपको तो बस रूल याद रखना है, तो स्क्वायर ऑफ कर दोगे बाय फ्यूचर करके, स्क्वायर ऑफ कर दोगे बाय फ्यूचर करके। अगर ओरिजिनल पोजीशन बाय फ्यूचर की है या लॉन्ग है, तो यहां आप कर दोगे सेल फ्यूचर, यहां आप कर दोगे सेल फ्यूचर। आपके पास जो रूल है बस वो इतना सा है जो आपको फॉलो करना है। रूल फॉर स्क्वायर ऑफ पोजीशन। अब बताइए क्या ये स्टेप समझ आ गई? अभी गेन लॉस निकालूंगा, लेकिन आपको सिंपली स्टेप नंबर 6 में एक स्क्वायर ऑफ पोजीशन क्रिएट कर देनी है बस। रेट्स आपको दोनों दे रखी होंगी, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की रेट डेट ऑफ एंट्रिंग पर होगी,
और जिस दिन आप सेटलमेंट कर रहे हो उस दिन भी आपको एक रेट दे रखी होगी अप्रैल फ्यूचर की, क्योंकि अप्रैल फ्यूचर अभी भी कंटिन्यू है मार्केट में। तो आप किसी भी दिन जाकर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। तो जब मैं 15 अप्रैल को मार्केट में जाऊंगा तो 15 अप्रैल को भी मुझे अप्रैल फ्यूचर अवेलेबल हो जाएगा। अब मेरे पास दो रेट आ चुकी हैं, बस उससे गेन लॉस निकाल लो। देखो इधर, एक सेलिंग फ्यूचर की रेट है यानी सेल रेट, और एक बाय फ्यूचर की रेट है यानी बाइंग रेट। तो अगर मेरे पास दो रेटें अवेलेबल हैं, सेलिंग रेट और बाइंग रेट, तो मैं गेन और लॉस निकाल सकता हूं, हमेशा होंगी। अगर ओरिजिनल सेल था तो ये तो सेलिंग रेट, जहां स्क्वायर ऑफ किया वहां बाइंग रेट आ गई। अगर ओरिजिनल बाय फ्यूचर था तो बाइंग रेट, तो स्क्वायर ऑफ में मेरे पास आ गई सेलिंग रेट। तो गेन और लॉस निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, आइए। स्टेटमेंट ऑफ गेन और लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सेलिंग रेट, मैं सीधे अमाउंट भी लिखता जाऊं फॉर्मेट के साथ साथ। तो बताओ मेरी सेलिंग रेट क्या थी, 50.75। अब दूसरी मैंने स्क्वायर ऑफ पोजीशन बनाई तो मेरी बाइंग रेट आ गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओरिजिनल पोजीशन रेट और स्क्वायर ऑफ पोजीशन रेट। चाहे आप सेलिंग और बाइंग करके लिखो, या इसको लिखने का एक और तरीका है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। हाँ, तो डॉलर का सेटलमेंट तो वही होगा, बिल्कुल स्पॉट पे ही होगा। अभी डॉलर कहाँ सेटल हुए मेरे, अभी तो मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेटल किया है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से तो मैंने आपको बताया ना, करेंसी आ ही नहीं सकती। करेंसी को बेचा और खरीदा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से नहीं जा सकता, वो तो सेटल ही स्पॉट मार्केट में होगी। और इसीलिए उसको जब सेटल करूंगा अगली स्टेप में, तो उसके लिए तो करेंसी की जो एक्चुअल रेट है 50.75 वही लगी, सॉरी, स्पॉट रेट क्या है आज की, मैंने दी नहीं क्या इसकी, 15 अप्रैल की स्पॉट दिए ना, 15 अप्रैल की स्पॉट 50.78। तो अल्टीमेटली डॉलर को जब बेचूंगा तो वो तो स्पॉट मार्केट में ही जाना पड़ेगा। सामने वाला तो उसने मुझे फिजिकली डॉलर देगा ना, लेकिन मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तहत डॉलर नहीं बेच सकता। डॉलर तो स्पॉट मार्केट में ही बिकेंगे, लेकिन मैंने जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी रेट में जो डिफरेंस आया, उस डिफरेंस की वजह से मुझे फायदा और नुकसान हो जाएगा। बताओ बाइंग रेट क्या आ गई, 50.82। अभी आएगा, देखो पहला क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन हम करेंगे उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हर बार यही प्रोसेस लगेगा, बट बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है। बताओ बाइंग रेट ज्यादा है कि सेलिंग रेट ज्यादा है, बाइंग रेट, तो लॉस हो जाएगा मुझे। लॉस पर डॉलर आ जाएगा। लॉस पर डॉलर 50.82 माइनस 50.75। मेरा लॉट साइज क्या था, $12,000 का। और ऐसे मेरे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स थे 10।
ये मेरा कैश सेटलमेंट का अमाउंट आया है, यानी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरा फायदा नुकसान हुआ, तो टोटल लॉस, लॉस, कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट 0.07 इंटू 12,000 और इंटू 10, 8400 का मेरा टोटल लॉस हो गया, जो मुझे कैश में क्या करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए ये स्टेप समझ आई क्या? मेन स्टेप यही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। बस हेजिंग में आपको शुरू की 5 स्टेप्स तो बिल्कुल सिंपल हैं, सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर करके लिखना है। और 6th स्टेप वो है जहां पर आप एक स्क्वायर ऑफ पोजीशन बना दो, उसको लिख दो। पोजीशन हमेशा ऐसे ही बनेगी, सेल की बाय से, बाय की सेल से। और उसके बाद ये एक स्टेटमेंट बनाकर ये निकाल लो कि आपका जो कैश सेटलमेंट है वो कितना होगा। सबको बिल्कुल क्लियर? एक दो क्वेश्चन और करेंगे अभी अपन, तो मतलब आपको और अच्छे से ये सारी स्टेप्स याद हो जाएंगी। बोलो क्लियर है बिल्कुल?